नमस्कार दर्शकों, जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके ज़रिए क्या संदेश दिया जाता है। ये एक सरकारी प्रयास है जो हमें ये बताता है कि उपभोक्ता सावधान हो। कई बार बाज़ार से सामान खरीदते वक्त हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तब हम सोचते हैं कि इसकी शिकायत किसको करें, कब करें और कैसे करें। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज जानेंगे कानून की बात कार्यक्रम में। विषय है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण एक्ट। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट ग्लोरिया। ग्लोरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्ते मैडम, मैं धन्यवाद देती हूँ आपका और दूरदर्शन का जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिए हैं इस बारे में बात करने के लिए। जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता जो शब्द है वो उसका इस्तेमाल हर जगह होता है, हम अक्सर सुनते हैं, तो जानना चाहेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं और इस एक्ट के अंतर्गत क्या अधिकार उन्हें दिए गए हैं। उपभोक्ता वो व्यक्ति है मैडम जो आम नागरिक, चाहे वो दुकान पर भी जाकर ले या मॉल में ले या ऑनलाइन, जो अभी डिजिटल वाइज्ड है, तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। दैट मीन्स वो अपना सिर्फ पर्सनल यूसेज के लिए जो सामान खरीदते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरर और रीसेलर, उनको छोड़ के जो नॉर्मल पब्लिक है उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। दोज हु आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स, उन्हीं को कंज्यूमर कहते हैं। जी, अधिकारों की अगर बात करें तो उन्हें क्या अधिकार दिए गए हैं। जो अधिकार उनको प्राप्त हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन है, उनको समझ के परख कर खरीदने का है, उनका हक है। वही 1 2 3 जो रेमेडीज़ होते हैं, जो भी उनको अगर डिफेक्ट होता है तो उसके हिसाब से उनको पावर दिया गया है कि वो कैसे रेमेडियल उसमें करें करके। ग्लोरिया जी, जानना चाहेंगे कि ये एक्ट की शुरुआत कब हुई, कब पारित किया गया और किन आवश्यकताओं को, किन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ये एक्ट जो है 1986 में लागू किए गए। पहले भी नागरिक जो है, जो आम व्यक्ति है, हमेशा दुकान जाते थे, सामान लेते थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उसको रिप्लेसमेंट, अगर कोई जगह डिफेक्ट हो जाती है तो उसमें उनको कहाँ जाना है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया। तब जाकर अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने ये समझा कि नहीं, इनके लिए अलग से एक प्रोटेक्शन बनाना चाहिए ताकि इनका जो राइट्स है, जो इनको हक मिला है, वो सब इनको जो भी डिफेक्टिव है, जो भी डैमेजेस है, वो क्लेम के हिसाब से उनको मिल सके। इसीलिए ये लागू हुआ है। यानी कि ये तो ज़रूरत की बात रही। तो 1986 में आपने बोला पारित हुआ, उसके बाद 2019 में कुछ बदलावों के साथ इसके लाया गया। जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही साल गुजरता है तो अभी जब मॉडर्नाइज्ड हो गए तो डिजिटल सब जगह हो गए, तो उसमें क्या है, अभी ऑनलाइन सेवा जैसे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ पर ऑनलाइन परचेजिंग टाइप का हो गया है। तो वहाँ पे कोई ना कोई जगह जो बिक्री करता है वो सामान बेच देता है, चाहे वो डैमेज हो या जो भी हो। जो कंज्यूमर है वो खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसको हम कैसे रिप्लेस करें। तो सेलर जो है भेज देता है वापस, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और पैसा ले लेता है, कोई जगह उनको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करके 1986 के में बहुत सारे सेक्शंस जो ऐड ऑन हुए हैं। मोस्टली कंसेंट है मिसलीडिंग, फ्रॉड और अनट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से एनहांस हुआ है। जी। तो उस समय और जो 1986 में जब आपने बताया पारित हुआ था और 2019 में क्या बदलाव आया, जो एक बोलेंगे मुद्दे की बात, जो एक गंभीर बदलाव की अगर हम बात करते हैं, तो जो उस समय की क्या विशेषता रही और जो 2019 में जब कुछ बदलाव के साथ पारित किया गया तो विशेषता क्या रही। मेनली क्या है कि पहला जो था कि ओनली कंज्यूमर लेवल में ही इसको प्रोटेक्शन दिया जाता था, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है उनको रेमेडीज़, रिड्रेसल सारे जब सिर्फ एक लिमिटेड स्टेज में मिलता था, लेकिन 2019 में उसको एक वाइडन अप करें, एक बड़ा बदलाव दिए कि उनका जो परचेजिंग कैटेगरी है और उनका जो मोड है, जो डिजिटलाइज्ड वे में है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो सेक्शंस ऐड ऑन हुए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, अनट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉडलेंट। तो जो ऑनलाइन में जो भी होता है, इवन सर्विसेज में जो होता है, जैसे हम कहीं गए हैं मेडिकल पे, हमने जो ट्रीटमेंट करा, लेकिन जो ट्रीटमेंट के जो अमाउंट है और जो उन्होंने हम लोगों को रिजल्ट दिया है, दैट समटाइम्स वो इक्वल नहीं रहता है। तो वो भी कोई ना कोई जगह हम लोग नुकसान में होता है। तो वो वाले चीज़, सर्विस एंड
सेलिंग। तो ये दोनों को मिलाकर ही अनाउंसमेंट किया है 2019 में, अलॉन्ग विद आपका जो फोरम है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, इनकी कैटेगरी भी अनाउंस किए गए हैं। अच्छा, तो जब शिकायत की बात होती है जी। तो वे कौन लोग हैं जो इस मामले में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और क्या इसके लिए कोई टाइम पीरियड होता है जी कि ज़रूर। इतने दिनों के अंदर ही करना चाहिए? जो आम नागरिक वो खुद जाकर अपना सामान लेता है और उसको लगता है कि वो हज़ार्डस है या उसका नुकसानदेह है, उसमें उसको बहुत सारे डिफेक्ट हुए हैं और वो हानिकारक है उनके लिए, और उनको लगता है कि ये प्रोटेक्शन में लेकर आए या तो उनको रिप्लेसमेंट करे या जो भी करे, तो वो खुद जाकर अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो उनके जो भी लीगल हेयर्स हैं, जो अगला जो भी उनका घर परिवार वाले हैं, वो खुद जाकर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये दोनों को नहीं होता है, मे बी उन लोग थोड़ा सा डरते हैं या थोड़ा सा झिझक होता है कि हम कैसे जाके अप्रोच करें, तो उनके लिए कमीशन भी है जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी जाकर इनके तरफ से कोर्ट में सबमिट करते हैं। यानी कि अगर उपभोक्ता किसी हानि से ग्रस्त है और अगर वो जाना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता है अगर शिकायत के लिए, तो उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी वहाँ पर जा सकते हैं, या अगर वो भी नहीं जाना चाहते हैं तो उनके दोस्त पड़ोसी किसी के थ्रू भी वो शिकायत किया जा सकता है। बट उनको ऑथराइज होना चाहिए कि वो जाकर लड़ सके मेरे बिहाफ में। जी। इसकी समय सीमा क्या होती है? इसकी समय सीमा देखिए, आपको जिस दिन मतलब कॉज ऑफ एक्शन होता है, जिस दिन प्रॉब्लम होते हैं, उस दिन से 2 साल के अंदर आपको क्लेम करना होता है। अगर आप 2 साल के बाद भी करते हैं, लेकिन आपको एक जस्टिफिकेशन देना होता है कि आपने इतना एक्स्ट्रा डेट क्यों लिया, लेकिन वो ज़्यादा दिन भी नहीं बढ़ सकता, 3 साल से भी ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ले लीजिए कि 2 साल के अंदर ही आपको क्लेम करना है। अच्छा, तो इन शिकायतों को जो फाइलिंग करने का जो ग्राउंड होता है, कोई आधार होता होगा कि किस बेस पे हम इन चीज़ों की कंप्लेंट करें, फाइलिंग करें, वो क्या होता है? मैंने पहले भी कहा आपसे कि ग्राउंड ये है कि मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है या मैंने जो सेवा ली है, वो सेवा मुझे सही नहीं लगी या मेरे लिए वो हानिकारक है, तो वो मैंने खुद फील किया है। और सर्विस के तौर पे अगर मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ लेती हूँ और उसमें कोई ना कोई जगह पे मुझे नुकसान होता है, तो मैं या मेरे परिवार वाले देखिए जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं पहला, और फाइलिंग में आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशंस रहेगा वो आपको बराबर सबमिट करना है। तो इन मामलों की जो कंप्लेंट है या जो शिकायत है वो कहाँ की जाती है और किस तरह की जाती है? अभी जो है ऑनलाइन बन गया है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल है कंज्यूमर का, उसको ओपन करके आप लॉगिन करके आपके सारे डिटेल्स, इवन आपका जो ग्रीवेंसेस है, आपका जो आपने जो पीड़ा उठाई है, वो सारे डिटेल्स, उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, आपने रखा है संभाल कर, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके आपको जनरेट करना है आपका केस। तो वो जनरेट करने के बाद आपके ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर्स में वो आ जाती है, तो उसको देखकर आप अपने जो भी कॉपी आपने ऐड ऑन करी है वो सारे कॉपी लेकर आपको कोर्ट में सबमिट करना है। कंज्यूमर कोर्ट में जब जाता है तो वो जो फाइलिंग होती है उसका प्रोसीजर क्या होता है? फाइलिंग प्रोसीजर सेम है, जैसे आपने ऑनलाइन में किया वही डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन में करना है, लेकिन जब फाइलिंग करते हैं तो अमाउंट के हिसाब से आपका कुछ चार्जेस कोर्ट फी लगता है जो आपको सबमिट करना होता है, वो आप ऑनलाइन में भी करना है और उसी का एक रिकॉर्ड जो है आप जाके कोर्ट में सबमिट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम की, यानी कि सरकार द्वारा जो गठित न्यायिक प्रणाली है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम ना कि सिर्फ कंप्लेंट लेती है, वो कंप्लेंट लेकर उसको डिटेली इन्वेस्टिगेट करती है और जितना हो सके कंज्यूमर को सपोर्ट कर कर एक मीडिएटर अपॉइंट कर कर उनके लिए लड़ती है। ये ऐसे नहीं कि आप केस फाइल करें और आप चले गए, ऐसे नहीं है, वो पूरा डीपली इन्वेस्टिगेट करती है कि वो जितने भी क्लेम्स हैं, जितने भी उन्होंने सहा है जो कंज्यूमर है, तो वो क्या कितने हद तक सही है, ये सही है तो उनको क्या क्या लॉस हुआ है उसके मुताबिक और क्या लॉस हो सकती है, एक अवेयरनेस टाइप के उन लोग पूरे इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर वो जो प्रोडक्ट को उनको रिप्लेस करने का ऑर्डर देंगे
या वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उनको रीपेमेंट करने का ऑर्डर देंगे, या तो वो पूरा प्रोडक्ट को ही मार्केट से निकालने का ऑर्डर देंगे। तो ये सारे फैसिलिटीज़ जो है रिड्रेसल फोरम जो है करते हैं। तो इस एक्ट में एक उपभोक्ता को किस तरह की राहत दी गई है? क्या क्या चीज़ें हैं जब हम किसी चीज़ की फाइलिंग करते हैं या कोई शिकायत करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें वापस दे दी जाती हैं मुआवजे के रूप में, या जो भी चीज़ें होती होंगी? इसमें क्या है कि अगर उपभोक्ता या जो कंज्यूमर का जो पॉइंट्स है इट इज़ वैलिड, सही लगता है, और खुद इन्वेस्टिगेट करके विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, अगर उनको, अगर रिड्रेसल फोरम को लगता है कि नहीं ये इनको मिलना ही चाहिए, तो डेफिनेटली वो ऑर्डर देते हैं कि इनको जो है कंपनसेट आप करिए कि इनका नुकसान हुआ है, या तो आप जितने अमाउंट आपने लिया है, जो भी प्रेयर होगा, कंज्यूमर ने जो फाइलिंग करते वक्त जो भी प्रेयर पूछा होगा, तो वो प्रेयर के हिसाब से उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप रिप्लेसमेंट करो या रिफंड करो, क्या उसको प्रोडक्ट वो मार्केट से ही आप निकाल दो, या आपको उस प्रोडक्ट के बदले एक नया प्रोडक्ट दिखाइए जो एक जेन्युइनिटी हो। तो इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है, कोई समय सीमा इसकी निर्धारित की गई है? जी, इसका टाइम पीरियड आपको 2 to 3 मंथ्स या मोर देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर आपको ये सारे चीज़ जो है क्लोज करनी पड़ती है। अच्छा, अगर एक उपभोक्ता के हित में जी वो फैसला नहीं आता जी, तो क्या वो अपील में जा सकता है? ज़रूर जा सकते हैं। एक्चुअली वो रिव्यू में भी जा सकते हैं, अगर उनको लगता है कि वही फोरम जो है सही तरीके से नहीं कर पाए, उनके मुद्दे को समझ नहीं पाए, तो वो ज़रूर रिव्यू में भी जा सकते हैं और अपील में भी जा सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का स्टेट लेवल हो गया और स्टेट का जो है नेशनल लेवल हो गया, और नेशनल लेवल में भी नहीं होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। आपने बीच में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया था, तो उस पर जानना चाहेंगे कि एक्ट 2019 में जब ये पारित हुआ तो उसमें ये अनफेयर ट्रेड जो प्रैक्टिसेस हैं ये क्या है? देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसे बोला जाता है जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट का देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है हाई क्वालिटी रहता है, प्योरिटी रहता है और एकदम जेन्यून है, केमिकल फ्री टाइप का, या मान लीजिए केमिकल फ्री टाइप का, तो वो एग्जिबिट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो ले लेते हैं समझ कर कि चलो ये जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन लेने के बाद जो दिखाया जाता है और जो दिया जाता है एकदम अलग होता है। इट्स अमाउंट टू फ्रॉड टाइप का। तो वो अनफेयर ट्रेड है कि मैं आपके साथ सही तरीके से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ है मिस रिप्लेसमेंट, और तीसरा जो है फ्री गिफ्ट। जैसे आप बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, ये सामान लीजिए, या तो मैं उसको 10% में कम कर दूंगा या 50% में कर दूंगा, या इसके अगेंस्ट में मैं आपको और कुछ प्रोडक्ट फ्री में दूंगा। लेकिन जब वो खरीदते हैं और लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं देखते, खरीद लेते हैं जिस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देखकर, तो बाद में पता चलता है उनको वो बेनिफिट ही नहीं मिला है। तो इसे अनफेयर ट्रेड करते हैं कि ट्रेडिंग जो है इट इज़ नॉट फेयर, गिव एंड टेक, तो उसी में वो क्लेम कर सकते हैं। तो इन सब मामलों में दंड का क्या प्रावधान है इस एक्ट में? देखिए, हर एक लेवल का अपना अपना एक दंड है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम देखे जाए तो इट इज़ लाइक 3 मंथ्स विथ फाइन, जो भी है। अगर सेलर्स या मैन्युफैक्चरर अगर वो नहीं देता है, वो जो भी ऑर्डर है उसको वो ओबे नहीं करता है, तो वो 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट होता है विथ अलॉन्ग विद द फाइन। और स्टेट लेवल का देखा जाए तो वो 6 महीने से 1 साल का होता है अलॉन्ग विद फाइन, और उसी तरह नेशनल का भी होता है। तो आज अगर देखा जाए तो हम सभी एक उपभोक्ता हैं, एक ग्राहक हैं। डेली हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, उसे कंज्यूम भी करते हैं, और अक्सर ऐसी सब समस्याएं जो है शिकायती समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में जो सेल्फ अवेयरनेस है वो कितना ज़रूरी है खुद के लिए? देखिए, अभी तो सब जनता बहुत ही सोशलाइज्ड एंड सिविलाइज्ड है, ठीक है, और एक गैदरिंग हमेशा रखते हैं अपने अगल बगल। तो जो भी अगर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या जो भी सर्विस लेना चाहते हैं, पहले खुद परखें कि मैं ये सामान क्यों ले रहा हूँ, क्या वजह से ले रहा हूँ। अगर मैं सामान ले रहा हूँ या इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या बेनिफिट है, तो इन एंड आउट पूरा अच्छी तरह से सेल्फ अवेयरनेस रख के उसको परखें
उसको पढ़ें, उसको समझें। जैसे एडवर्टाइजमेंट में आती है, जैसे देखते साथ ही आप मत लीजिए, आप सेल्फ अवेयरनेस rather than मीडिया, rather than काउंसिल, rather than जैसे NGO टाइप्स का होता है जो अवेयरनेस देते हैं, उसको देने उस वहाँ तक जाने के बदले पहले आप खुद अवेयर हो जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप उसमें खुश हैं तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो 100% आप कंज्यूमर काउंसिल में आइए और बोलिए मुझे ये सामान सर्विस अवेल करनी है, मुझे इसमें आप सही या गलत बताइए ताकि मैं उसको अप्रोच कर सकूँ। अब वो एक भी कर सकते जी, अब एक आम नागरिक की अगर हम बात करें कि हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो खाद्य पदार्थों की बात करें या किसी भी तरह की चीज़ों की बात करें, तो उसमें क्या चीज़ें हम ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो क्या होनी चाहिए? नॉर्मली जो है हम लोग पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप डिजिटलाइज भी हो तो आप उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं कि वो लेने से सही रहेगा, उसका इस्तेमाल करने से सही रहेगा। थोड़ा बहुत वैसे वर्कआउट भी करना चाहिए। तो ग्लोरिया जी, आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी बातें बताई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, हम सभी उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, कभी न कभी इन सब समस्याओं से अक्सर हम घिर जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें और सावधान रहें। मिलेंगे कानून की बात कार्यक्रम के अगले अंक में। नमस्कार।